बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, उर्दू स्टोरी प्लस में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए एक और सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। उम्मीद है कि कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू स्टोरी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए। मोहब्बत एक फितरी जज्बा है। मोहब्बत की दास्तानें भी रहती हैं और दुनिया तक ज़ुबान ज़दे आम रहेगी, मगर जो कहानी में बयान करने जा रही हूँ तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि उसका अंजाम ऐसा होगा कि जब तक जीऊँगी दुख की आग मेरे वजूद को जलाती रहेगी। ये कहानी आज से 30 वर्ष पहले शुरू हुई, जब ज़ारा के वालिद का तबादला हमारे शहर में हो गया। जिस महकमे में अब्बू की मुलाजिमत थी वो भी इसी महकमे के मुलाजिम थे, लिहाजा पहले से थोड़ी शनासाई थी। इन्होंने अब्बू से रिहाइश का मसला बयान किया तो मेरे वालिद साहब ने अपने घर के करीब खाली मकान इन्हें किराए पर दिलवा दिया। अंकल हमारे पड़ोस में आ गए तो इनकी फैमिली से हमारा मेल जोल रहने लगा। इनकी लड़की ज़ारा बेहद खूबसूरत थी, इसकी आदत भी अच्छी थी। वो मेरी हम उम्र थी और इसी स्कूल में इसने दाखिला लिया था जहाँ मैं पढ़ती थी। यूँ हम इकट्ठी स्कूल आने जाने लगी। ज़ारा की अम्मी जान मुझे अपनी बेटी की मानित अजीम समझती थी। हम दोनों ने मैट्रिक का इम्तिहान पास किया तो कॉलेज में दाखिले का मरहला आन पड़ा। अंकल ने कॉलेज के लिए इजाज़त नहीं दी थी, मगर वालिद ने इन्हें समझा बुझा कर राज़ी कर लिया। यूँ ज़ारा मेरे हमरा कॉलेज जाने लगी। इन्हीं दिनों आंटी जान को किसी अपने अजीज़ की शादी में लाहौर जाना पड़ा। ज़ारा माँ के हमरा रवाना हो गई। 10 रोज़ के बाद जब वो वापस लौटी तो खोई खोई सी थी। पहले 2-3 रोज़ तो मुझसे अपनी दिली कैफियत को छुपाती रही, फिर जब मैंने प्यार से टटोला तो उसने दिल की बात बता दी। वो अपनी वालिदा की सहेली के बेटे जमाल खान का फ़ोटो साथ लाई थी। मुझे दिखाकर बोली, देखो तो कैसा है। मैंने जवाब दिया, फ़ोटो तो खूबसूरत है। कहने लगी, सिर्फ फ़ोटो ही नहीं, हकीकत में भी बहुत खूबसूरत है। खैर, मैंने तो उसकी उलझन पूछनी थी सो पूछ ली, क्योंकि वो पहले से बहुत बदल गई थी। इसी बाइस में भी उलझन महसूस कर रही थी। कुछ दिनों के बाद एक रोज़ सुबह सुबह आ गई। हम इकट्ठी कॉलेज जाती थी। वो मुझसे पहले तैयार हो जाती थी। आज तो उसके चेहरे पर खुशी टपक रही थी। पहली नज़र में मैं पहचान गई कि जमाल आ गया है। फिर भी मैंने पूछ लिया, क्या बात है, ऐसी गुलनार क्यों हो रही हो। कहने लगी, कॉलेज चलोगी तो पता चल जाएगा। जब हम कॉलेज के गेट पर पहुंची तो सामने एक लड़का नजर आया। देखते ही पहचान लिया कि यही जमाल है, क्योंकि वो सुर्ख सफ़ेद चमकता हुआ नौजवान था। जाहिर है पुरफिजा मकामात में रहने वाले लोगों की सेहत काबिल रश्क होती है और वो हुजूम में अलग नजर आ जाते हैं। मैंने ज़ारा के चेहरे पर नजर डाली। उसके मुखड़े का रूप ही कुछ और था। वो मोहब्बत भरी निगाहों से इस नौजवान को तक रही थी। क्या यही है जमाल? मैंने सवाल किया। तभी उसने हाँ में सर हिला दिया। ये यहाँ क्यों आ गया है? क्या तुम लोग घर पर बात नहीं कर सकते? मैंने पूछा तो बोली, अरे तुम्हें दिखाना था। वो किसी नई निवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। तभी मैंने कहा, देख लिया, बहुत खूबसूरत है, मगर अब कॉलेज के अंदर चलो, चौकीदार दिख रहा है। अपनी और मेरी शामत बुलवाओगी या इस मजनू को पिटवाओगी? आइंदा से यहाँ न लाना। वो खजल सी हो गई, मगर सही बात जतलाना मेरा फर्ज था, सो मैंने कह दिया। ज़ारा ने बताया कि जमाल के भाई की नौकरी इसी शहर में लगी है, तभी यहाँ आ गया है। कुछ दिन के बाद इसकी अम्मी भी आ जाएंगी, हमारे घर ठहरेंगी, जबकि इनको मकान नहीं मिल रहा। इन लोगों को अंकल के तवस्सुत से इसी मोहल्ले में घर मिल गया जहाँ हम लोग रहते थे। जमाल के घर वाले भी आ गए। ज़ारा ने मेरी हिदायत को बालाए ताक रख दिया और ये लड़का उससे मिलने अक्सर कॉलेज आने लगा। मैंने ज़ारा को बहुत समझाया, मगर वो तो कुछ ऐसी दीवानी थी कि बजाय नसीहत को गिरह में बांधने के उसने कस्में देकर मुझे अपना हमराज बना लिया। मैं मजबूर होकर उसकी हमराज बनी थी। वो समझ रही थी कि ये सिलसिला राज ही रहेगा, मगर आखिर कब तक? एक दिन ये सब फाश हो ही गया। वो इस तरह कि मैं एक दिन कॉलेज नहीं गई तो उसके अब्बू से लेने पहुंच गए। उनका ख्याल था कि बेटी अकेली कॉलेज से आएगी। वहां गए तो पता चला कि आज वो कॉलेज से गायब है।
शक की बुनियाद पर ज़ारा को उसके घर वालों ने पढ़ाई से हटा दिया। यही नहीं, उसके अब्बू ने अपना तबादला दोबारा अपने शहर करवा लिया। आंटी बेचारी आनन फानन पैकिंग में लग गईं और ज़ारा जितनी देर मेरे पास रही उतनी ही देर रोती रही। उसके आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे और वो दर्द जुदाई था जो वो सह नहीं पा रही थी। उसे रोते देखकर मुझे भी दुख हुआ था, मगर उसका दुख मैं क्यों कर बांटती, उसे कैसे दिलासा देती। उसके आंसू किसी तरह नहीं थमते थे। मैंने उसको वादा कर लिया कि खुतूत के जरिए मैं तुम्हें जमाल के हालात से आगाह करती रहूंगी और सारी तफसील तुम्हें लिख कर दूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों के दरमियान राब्ते को कायम रखूंगी। इस बात से उसे ढारस मिली। वो रोते रोते चुप हो गई। अगले रोज उनकी रवानगी थी। जाने से पहले ज़ारा की अम्मी मुझसे मिलने आईं। इत्तेफाक से अम्मी बाजार गई हुई थी। आंटी को मुझसे बात करने का मौका मिल गया। इन्होंने आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। हमारी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है। अल्लाह के लिए ज़ारा को कोई ऐसा खत न लिख देना जिससे हमारी खानदानी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। तुम नहीं जानती हमारे रस्म रिवाज कितने सख्त हैं। लड़की के कदम बहक जाए तो हमारे खानदान में लड़कियों को अल्फाज से नहीं गोलियों की गूंज में नसीहत की जाती है। मुझे मालूम है तुम्हारे जरिए ज़ारा ने एक दो खत जमाल को भेजे थे जो उसकी माँ के हाथ लगे और उसने मुझे दिखाए थे। अब खुदा का वास्ता दोबारा से कहती हूँ, फिर ऐसी गलती मत करना। इनके बीच वसीला न बनना, वरना मेरी बेटी जान से जाएगी। ज़ारा आंटी की इकलौती बेटी थी, मगर वो इस वक्त जज्बात से काम ले रही थी। मुझे इनके खानदानी रस्म रिवाज का इल्म नहीं था, लेकिन आंटी के लजाने और मिन्नत समाजत करने से मैंने समझ लिया कि वाकई मामला संगीन हो सकता है। अगर मैंने आंटी की बात ना मानी, वो रो रही थी, मेरी आवाज़ भी गुलूकीर हो गई। मैंने उनसे न सिर्फ वादा लिया बल्कि कसम खाकर यकीन दिलाया कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगी जिससे ज़ारा की जिंदगी और आपकी इज्जत खतरे में पड़ जाए। ये लोग अगले रोज ही कोयटा चले गए। मेरा दिल कांटों की बाढ़ में अटक गया। अब मैं ज़ारा के वादे और आंटी की कसम में उलझ कर रह गई। ज़ारा ने जाते ही मुझे खत लिखा। लिफाफे में फरजाना के नाम से भी एक खत था जिसको उसने अपनी सहेली और क्लास फेलो जाहिर किया था। दरअसल ये एक फर्जी नामा था। असल मुखातिब जमाल था और मुझे ये खत जमाल को पहुंचाना था। आंटी से वादा किया हुआ याद था। मैंने ज़ारा का खत जमाल को नहीं दिया, अपने पास रख लिया। चंद दिन गुजरे थे कि जमाल ने फ़ोन से मुझसे राब्ता किया और पूछा, शाजिया बहन बताओ तो क्या ज़ारा ने तुम्हारे नाम कोई ख़त नहीं भेजा, जबकि वो मुझे कह कर गई थी कि जाते हुए ख़त लिखेगी। मैंने उसे यकीन दिलाया कि अभी तक ज़ारा का कोई ख़त मुझे वसूल नहीं हुआ। जो ही कोई ख़त मिलेगा मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी। ज़ारा ने चंद रोज़ के बाद फिर ख़त लिखा जो जमाल के लिए था। मैंने उसे भी अपने पास रख लिया। वो बहुत मुस्तरिब और बेचैन थी। ख़त में एक सहेली का पता दर्ज था कि जमाल से कहो इस पते पर जवाब दे, मगर जमाल कैसे ख़त लिखता और कैसे जवाब देता, जबकि उसको पता नहीं था कि मैंने ज़ारा के खतूत लिए हैं। वो भी कुछ कम मुस्तरिब नहीं था। बार बार मेरी मिन्नत करता कि ज़ारा को लिखो, मुझे ख़त लिखे। मुख्तसर ये कि मैं मुंतज़िर दिलों को धोखा देती रही और दोनों के खतूत एक दूसरे तक पहुंचाने की बजाय अपने पास जमा करती रही। ये सूरत हाल भी कम ख़तरनाक नहीं थी। बिलाखिर मैंने एक दिन दोनों के खतूत जला डाले और एक इंतहाई फ़ैसला कर लिया। मैंने ज़ारा को लिखा कि जमाल की मंगनी हो गई है जो इसने अपनी पसंद से की है और अब इसकी शादी होने वाली है। ऐसे ही जमाल को फ़ोन पर बताया कि ज़ारा की शादी हो गई है। कार्ड अब्बू के पास आया था। चूँकि हम लोगों को जाना नहीं, इसलिए अब्बू को हमने नहीं दिया। अब तुम उसे भूल जाओ। अगर कहो तो उसकी शादी का कार्ड तुम्हें भिजवाऊं। मैंने झूठ बोला ताकि उसे यकीन आ जाए कि मैं गलत नहीं कह रही। तभी उसने बमुश्किल कहा, मैं कार्ड देखकर क्या करूँगा। गम से जमाल से बात नहीं हो रही थी। तभी मैंने उसे तसल्ली दी कि गम न करो, अल्लाह की मर्जी होती है, जो भी इंसान के साथ होता है। तुम फिक्र नहीं करो, अगर वो नसीब में हुई
تو اگلے جہاں میں مل جائے گی۔ جمال کی حالت دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سچا پیار کرتے ہیں، اور اب محبت کرنے والوں سے اتنا بڑا جھوٹ بول کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر آنٹی سے جو قسم کھائی تھی اسے بھی نبھانا چاہا تھا۔ حالانکہ میرا دل دو پیار کرنے والوں کو جدا کر کے خون کے آنسو رو رہا تھا، میں تو سمجھ رہی تھی کہ ان کو ایک دوسرے کی طرف سے مایوس کرنے میں بھلائی ہے، تبھی دل پر جبر کیا، اپنی پیاری سہیلی سے جھوٹ بولا، جمال کو بھی بے آس کیا۔ وہ بیچارہ میری بات کا یقین کر کے چلا گیا۔ زارا بھی رو دھو کر چپ ہو گئی، اس نے مجھے خطوط لکھنے چھوڑ دیے۔ ایک دن پتہ چلا واقعی اس کی شادی ہو گئی ہے۔ وہ لڑکی تھی، بے بسی اور مجبوریوں سے سمجھوتا کر لیا، مگر جمال نہیں کر سکا۔ وہ ہمیشہ کے لیے پاکستان چھوڑ کر دبئی چلا گیا۔ اس کا کچھ پتہ نہ چلا کہ اس کی زندگی کہاں اور کیسی گزر رہی ہے، مگر میرے دل پر اس بات کا برسوں بوجھ رہا۔ میں خود کو مجرم سمجھتی تھی کہ میں نے اپنی سہیلی سے دھوکہ کیا اور جمال سے غلط بیانی کر کے بہت برا کیا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میری شادی ہو گئی، میں بیاہ کر اپنے شہر چلی گئی۔ اس واقعے کے 10 سال بعد اچانک مجھے آنٹی بازار میں مل گئی۔ میں نے احوال پوچھا تو کہا، کیا حال پوچھتی ہو بیٹی؟ ہم نے زارا کی شادی زبردستی کر تو دی تھی، مگر وہ اپنے خاوند کے ساتھ خوش نہیں رہ سکی۔ شادی کے بعد بہت غمزدہ رہتی تھی، اس کی صحت روز بروز گرنے لگی۔ بالآخر زارا کو کسی بیماری نے آ جکڑا کہ وہ اندر ہی اندر گھل کر ختم ہو گئی۔ شادی کے تیسرے ہی سال وہ قبر میں جا سوئی تھی۔ اسے جمال سے جدائی کے غم نے کھا لیا بیٹی۔ شادی کے بعد وہ بہت افسردہ رہتی تھی، مگر کسی سے اپنا دکھ نہیں کہتی تھی، حتیٰ کہ مجھ سے بھی نہیں۔ آنٹی آج بھی آنسو بہا رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس وقت بھی تو آنٹی آنسو بہا رہی تھی، اور جب میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کی تھی، وعدہ لیا تھا کہ تم زارا اور جمال کے درمیان رابطے کا وسیلہ نہ بننا اور ان کو ایک دوسرے کا پیغام نہ دینا، کہ اسی میں ہماری عزت اور میری بیٹی کی عافیت ہے۔ دلوں کے سودے اور طرح کے ہوتے ہیں۔ شاید آنٹی کی عزت اور ان کے خاندان کے نام کا بول بالا تو ہو گیا، مگر جمال کی محبت اور زارا کی زندگی قبر کی مٹی میں مل گئی تھی۔ خدا ہی ایسے رسم و رواج کو غارت کرے کہ جو لوگوں کے دلوں کی خوشیاں کھا جاتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔